Once again, good morning to all of you. This is Kundan Misha before you. It's an all-in-one session of chemistry of chapter 1, that is chemical reactions and their equations. Today we will see entire topics of this chapter, which is very useful in view of your examination. Let us start the topic. The topic is chemical reactions. नाम से स्पष्ट है, केमिकल रिएक्शन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा में जब कोई क्रिया की जाती है, काम की जाती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसे डिफाइन किया जाए तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक पदार्थ है CaCO3, ये अकेले जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CaO प्लस CO2, यानी भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ये यहाँ था सॉलिड और यहाँ हम देख रहे हैं ये सॉलिड प्लस गैस, दो चीज का निर्माण कर रहा है जो पहले की अपेक्षा यह अलग है। ये क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं ये दो चीज हैं, एक एरो से पहले वाले भाग और एक एरो के बाद वाले भाग। याद रखना है कि एरो से पहले वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया के बाद बनता है एरो के राइट साइड में, उसे कहते हैं प्रतिफल और इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। तो ये है अभिकारक और प्रतिफल। इस रासायनिक अभिक्रिया की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जब भी एक क्रिया होती है तो किन किन चीज को हमें देखने का मौका मिलता है? तो सबसे पहली चीज है कि इसमें गैस की उत्पत्ति होती है, जो हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं। CO2 गैस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा है कि इसका कलर हमें चेंज होता हुआ नजर आता है, यानी उसकी रंग में परिवर्तन हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज, वहां हमें प्रीसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता हुआ नजर आता है। चौथी चीज, इसके टेम्परेचर में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और पांचवी चीज, इसके स्टेट, इट मींस इसकी अवस्था, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, कुछ भी में हमें बदलते हुए देखने को मिलता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया की ये 4-5 विशेषताएं हैं, कुछ अपने फीचर्स हैं। गैस उत्पन्न होना, कलर चेंज होना, अवक्षेप का बनना, उष्मा में परिवर्तन होना, टेम्परेचर, अवस्था, ठोस तरफ गैस, ये आपस में बदलते हैं। यहाँ टेम्परेचर से दो चीज दिखती है कि उष्मा परिवर्तन हमें दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्माक्षेपी जिसमें उष्मा का क्षय होता है, उष्मा बाहर निकलती है। और दूसरा होता है ऊष्माशोषी, जिसमें उष्मा बाहर नहीं निकलती, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ऊष्माक्षेपी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या है? अब परिभाषा ये पूछी जाती है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसी प्रकार से रासायनिक समीकरण का बड़ा महत्व होता है कि तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाने को रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, और जब वो अभिक्रिया करती है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत लंबा हो जाता है, तो कार्बन को हम संक्षेप में लिखते हैं C, ऑक्सीजन को लिखते हैं O, और इसके दो परमाणु इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बन जाते हैं CO2। यानी इससे हमारे क्या हुए, पेज भी बचे, समय की भी बचत हुई, और हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये आखिर है क्या, किसकी चर्चा की जा रही है। कार्बन, ऑक्सीजन और CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया बन गया। और एक समीकरण भी, तो ये समीकरण क्या है? तो वही है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाना रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं कि रासायनिक समीकरण को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमें क्या क्या चीज उससे हमें देखने को मिल पाती है। तो रासायनिक समीकरण में
तीर के बाएं तरफ का जो पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और इस तरफ का जो होता है उसे हम प्रतिफल के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण में हमेशा क्या किया जाता है, तो संकेतों एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो पूरे विश्व में एक ही माना जाता है और वैज्ञानिकों को इसे स्टडी करने में आसानी होती है। इससे हमें पेज की बचत होती है और समय की भी बचत होती है, यानी सेविंग टाइम। और रासायनिक अभिक्रिया से किसी भी चीज की हमें सटीक जानकारी मिल पाती है कि उसमें क्या क्या अवयव हैं। जैसे कि अगर हम C+O2 की चर्चा करें तो यहाँ हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। अगर हम इसमें कहें कि इसमें परमाणु कितने हैं, तो परमाणु हम देख रहे हैं, तो कार्बन में कितने परमाणु हमें देखने को मिल रहे हैं, 1। ऑक्सीजन में अगर परमाणु पूछा जाए तो कितने हमें देखने को मिल रहे हैं, 2। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो यहाँ हमें परमाणु कितने दिख रहे हैं, 2 और 1, यानी कि 3। इसी प्रकार से जब हम इसमें अणु की चर्चा करें तो कार्बन में कितने अणु, 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं, कोएफिशिएंट इट मींस 1, तो यहाँ 1। ऑक्सीजन के कितने, तो इसके अणु 1, और यहाँ कितने, तो इसके भी अणु 1। जब हम इसके मोल की चर्चा करें तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अणु होता है वही हमारा मोल होता है, या जो मोल होता है वही अणु, तो यहाँ भी अणु हमारा हो जाएगा 1 1 1। फिर हमें इसे और किस चीज की जानकारी मिलती है, तो इससे हमें और द्रव्यमान प्राप्त हो पाता है। तो इसका द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं, कार्बन का 1 परमाणु है तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 और वहां उसका डबल हम करते हैं तो पता चलता है कि इसका द्रव्यमान हो गया 12। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की संख्या है, यहाँ परमाणु की संख्या 2 है तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है और 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। चूंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन की चर्चा की गई है तो यहाँ ये हो जाएगा 32। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम चर्चा करें तो कार्बन की भी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 12 और 2 ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 32, तो हमें कितने देखने को मिल जाएंगे, इसके 46। यानी एक रासायनिक समीकरण से हमें परमाणु, अणु, मोल और उसके द्रव्यमान की भी जानकारी मिल पाती है। इससे संकेत सूत्र की सहायता से दर्शाते हैं। अभिकारक को तीर के बाएं साइड लिखते हैं, प्रतिफल को तीर के दाहिने साइड लिखते हैं। यानी रासायनिक समीकरण से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो पाती है। अब जो हम चर्चा करने जाएंगे वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार है, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप में अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो हम देखते हैं कि इसके टोटल 9 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। नंबर 1, सबसे पहले हम इसे, और जब हम चर्चा करते हैं किसी चीज का संयोजन होना, तो संयोजन होने के लिए हम उसे किस नाम से जानते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो जुड़ना इसे हम संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो है उसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो है उसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा जो है उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। छठा जो है उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां जो है उसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आठवां जो है उसका नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन। और नौवां जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ऑक्सीकरण अवकरण के नाम से जानते हैं, या इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। कई बार इसकी चर्चा की जाती है और पूछी जाती है एग्जाम में।
कि रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीकरण अवकरण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ चर्चा की गई है संयोजन, जब दो परमाणु आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जैसे C+O2 CO2, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन, जब कोई पदार्थ अकेले ही अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो एक पदार्थ है टूट करके जब गर्म होता है तो CaO और CO2 में बदल जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, किसी तत्व के एक परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से अटैच होकर के उसे विस्थापित कर देते हैं, जैसे Fe+CuSO4 है, यहाँ FeSO4 के साथ जुड़ जाता है और इससे Cu को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एकल विस्थापन, एक ही को अलग किया। दूसरा है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन में दोनों एक दूसरे से आपस में अलग अलग हो जाते हैं, जैसे Fe+H2SO4 है, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है FeS+H2SO4, तो FeSO4 H2S। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो S है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और Fe है वो किसके साथ, SO4 के साथ जुड़ रहा है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी कई बार पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो जब अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या हाइड्रोजन क्लोराइड भी उसे कहते हैं। जब ये अभिक्रिया करता है NaOH से, ये क्या है, एसिड है, अम्ल है, और ये क्या है, भस्म है, बेस है, जिसे हम भस्म के नाम से जानते हैं। तो अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया किया तो किस चीज का निर्माण हुआ, NaCl+H2O। ये NaCl क्या है, ये साल्ट है, साल्ट जिसे लवण कहते हैं, और H2O क्या है, ये जल है जिसे वाटर कहते हैं। तो हमने देखा कि अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो वो साल्ट और वाटर के रूप में बन जाता है, बदल जाता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल भस्म अभिक्रिया करते हैं। अब अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में हमें देखने को मिलता है, जैसे NaAgCl है और NaNO3 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो बन पाता है AgCl, अगर हम यहाँ सोडियम नाइट्रेट से अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है AgNO3 NaCl। तो यहाँ AgNO3 क्या है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, नीचे तली में बैठ पाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से स्पष्ट याद होगा कि बायोलॉजी के टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे कि प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यानी आसानी से हम इसे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसकी चर्चा हम कर सकते हैं, जैसे 6CO2 12 H2O, तीर का चिन्ह, यहाँ उष्मा और प्रकाश क्लोरोफिल मिला तो C6H12O6 6O2 6H2O की प्राप्ति होती है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से वैद्युत अपघटन को हम लोग देखते हैं तो NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, NaCl पर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, Na और Cl। सोडियम पे धनायन और क्लोरीन पे ऋणायन की स्थिति देखने को मिलती है। फिर है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो अभी चर्चा किए हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ये दोनों हमेशा साथ साथ होती है, जैसे C+O2 CO2 S+O2 SO2। यानी इसमें ऑक्सीकरण क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण में होता ये है कि उसमें परमाणु या तो ऑक्सीजन का एक दूसरे से जुड़ाव होता है, एक दूसरे से अटैच होता है, या हाइड्रोजन किसी यौगिक से अलग होता है, उसे हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। अवकरण में ठीक इसका उल्टा होता है कि या तो हाइड्रोजन किसी
यौगिक से यौगिक में जुड़ता है और ऑक्सीजन उससे अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्थिति हमेशा साथ साथ चलती है, इसीलिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक दूसरे से अलग नहीं होती है और वो हमेशा साथ साथ चलती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के कुछ डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, उसकी कुछ स्थिति हम देख पाते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के कुछ स्थिति क्या क्या हो पाती है, सो हम पहले चर्चा करेंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पचना, भोजन जो हम करते हैं तो शरीर में जो भोजन डाइजेस्ट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। ये कौन सी अभिक्रिया की वजह से होती है? तो याद रखेंगे ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन की वजह से होती है, या सिंपल वे में हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो भोजन का शरीर में पचना। दूसरा, रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी ऑफ फूड कहने का मतलब है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन को कुछ समय के लिए खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वो वायु से अभिक्रिया करने के बाद उसके जो वसा और अम्ल होते हैं वो निकल जाते हैं, धीरे धीरे उससे बदबू आने लगती है, भोजन से गंध आने लगती है, जिसे हम रैंसिडिटी ऑफ फूड के नाम से जानते हैं। तीसरी स्थिति जो हम लोग देखते हैं, अधिकांशतः आप लोग देखे होंगे, जिसे कोरोजन के नाम से जानते हैं। कोरोजन को कहते हैं संक्षारण। लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, किसकी वजह से? तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन अवकरण यानी ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। चौथी चीज, प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रीसिपिटेट को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण के नाम से। यानी हम अगर इसमें चर्चा करें तो प्रीसिपिटेट का तो नहीं, लेकिन कंब्यूशन। कंब्यूशन को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? दहन। दहन की आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो चार चीज जो हम देख रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रैंसिडिटी ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड को कहेंगे भोजन का पचना, यहाँ भोजन का दुर्गंधित होना। तो ये कई बार पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडेशन अवकरण अभिक्रिया के यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया के क्या स्थिति हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, उसका वर्णन करें। तो आप आसानी से बता देंगे। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के मुख्यतः चार स्थिति हम देख पाते हैं, या उसके कुछ एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं। शरीर में भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, संक्षारण यानी लोहे के ऊपर किसी धातु के ऊपर जंग लग जाना, और दहन यानी किसी पदार्थ का जल पाना। अब दहन से याद आया, अब दहन का टॉपिक अब हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक अब है हमारा दहन और ज्वाला। दहन को हम लोग कहते हैं कंब्यूशन एंड ज्वाला को कहते हैं फ्लेम, FLAME। तो कंब्यूशन एंड फ्लेम। अब कंब्यूशन क्या है, दहन किसे कहते हैं, तो चर्चा करेंगे दहन के लिए। तो वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे हम दहन के नाम से जानते हैं। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलती है तो क्या क्या बनी? ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होना दिखता है, इसे हम दहन के नाम से जानते हैं। दहन के लिए कुछ शर्तें जरूरी है, यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए कुछ शर्त हमें चाहिए। तो वो क्या क्या है शर्त? तो दहन के शर्त यानी कोई पदार्थ कब जलेगी, तो इसके लिए टोटल 3 शर्त हैं। पहला शर्त क्या है? तो पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ, जब तक जलने वाला पदार्थ होगा नहीं वो पदार्थ जलेगा कैसे? हम अगर पत्थर को जलाना चाहें नहीं जलेगा, हम अगर बालू को जलाना चाहें नहीं जलेगा, तो हम अगर पेट्रोल को जलाना चाहें जलेगा?
पेपर को जलाना चाहे जलेगा। तो यहां है दहनशील पदार्थ, वह पदार्थ जो जल सकता है। दूसरी, दहन के पोषक की उपस्थिति। पोषक, पोषक कहने का मतलब हुआ कि वो दहन करने में सहायक होता है, उसे जलाने में सहायक होता है। तो दहन के लिए जो पोषक है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। इसकी स्थिति में कोई पदार्थ जल पाती है। तो ये सपोर्टर फॉर कम्ब्यूनेशन, यानी कम्ब्यूशन के लिए ये सपोर्टर का काम करते हैं, यानी दहन के पोषक हैं। और तीसरी जो चीज है वो है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप की प्राप्ति, अगर जब तक हम ज्वलन ताप नहीं देंगे वह पदार्थ नहीं चलेगा। पेट्रोल है यहां रखा हुआ है, ऑक्सीजन भी है, सपोर्टर भी है, वायु में हम पेट्रोल रखे हुए हैं, लेकिन हम वहां गर्मी नहीं दे, उष्मा नहीं दे, माचिस नहीं जलाएं तो वो नहीं जलेगी। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी ज्वलन ताप चाहिए। अब ज्वलन ताप क्या है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। पेट्रोल का ज्वलन ताप निम्न होगा, डीजल का निम्न होगा, पेपर का उससे ज्यादा होगा, लकड़ी का उससे ज्यादा होगा। तो जो पदार्थ जल्दी जल जाता है मतलब उसका ज्वलन ताप क्या है? निम्न है, कम है। जो पदार्थ लेट से जलता है उसका ज्वलन ताप क्या है? तो ज्यादा है। तो ये ज्वलन ताप भी आप समझ गए। एक पूछा जाता है दहन के ये पोषक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर कहेगा दहन का अपोषक, जो किसी चीज को जलने में सहायक नहीं होता, उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो एक कॉमन एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलेगी नहीं बल्कि बुझ जाती है, यानी किसी पदार्थ को बुझाने में CO2 सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं तो पदार्थ नहीं जल पाएगा। जैसे हम लोग कभी क्या करते, दिया जल रहा है उसे हम फूंक के क्या करते हैं, बुता देते हैं, बुझा देते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या, कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? दहन का अपोषक होता है, यानी इसकी उपस्थिति में कोई पदार्थ बुझ जाती है लेकिन जलती नहीं है। ये दहन के अपोषक। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ज्वलनशील या दहनशील। दहनशील पदार्थ आप समझ गए, जो जल पाती है, अदहनशील जो नहीं जल पाती है, जैसे ईटा, पत्थर, बालू, ये अदहनशील, नॉन कंब्यूस्टिबल। और पेपर, लकड़ी, किरोसिन, पेट्रोल, ये क्या? कंब्यूस्टिबल थिंग्स, यानी दाह्य पदार्थ। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्वाला की। ज्वाला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम क्या है? तो ईंधन के जलने से, या ईंधन जिस स्थिति में जलती है तो उस जलने के बाद हमें ज्वाला की प्राप्ति होती है, यानी ईंधन के जलने से ज्वाला बनता है। ज्वाला का निर्माण कैसे होता है? जब कोई फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल जब जलता है तो ज्वाला बनता है। अब ज्वाला दो प्रकार के होते हैं। एक ज्वाला जो ऑक्सीजन की पूरी स्थिति में, जब ऑक्सीजन भरपूर हो उस स्थिति में जलती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, प्लस माइनस की स्थिति में। तो ऑक्सीजन की पूर्ति में, यानी यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ जो ज्वाला का निर्माण होगा उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। यानी नॉन ल्यूमिनस को हम कहते हैं प्रकाशहीन ज्वाला। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में जो ज्वाला का निर्माण होता है वो होता है प्रकाशहीन ज्वाला। और ऑक्सीजन की कमी यहाँ लिख देते हैं कमी, और यहाँ पे लिख देते हैं अधिकता। जब ऑक्सीजन ज्यादा हो और तब किसी ईंधन को जला रहे हैं तो जो ज्वाला का निर्माण होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है, और लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और तब जो ज्वाला बनता है वो होता है ल्यूमिनस।
ल्यूमिनस को हम कहते हैं प्रकाशमान, प्रकाशमान या दीप्तिमान, प्रकाशहीन या अदीप्तिमान। ये अब इसका जो रंग होता है वह क्या होता है, ध्यान रखना है। तो जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं, इसका जो रंग होता है वो होता है नीला, ब्लू, और जो ल्यूमिनस फ्लेम होता है इसका जो रंग होता है वह होता है पीला, येलो। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है, ईंधन पूर्णतः जल जाता है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, लेकिन इसमें ईंधन पूर्णतः नहीं जलता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है। तो ये ज्वाला के दो प्रकार हैं, एक है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और दूसरा है ल्यूमिनस फ्लेम। अब हम इसी प्रकार से ज्वाला को कुछ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मोमबत्ती की ज्वाला का फिगर देखते हैं और उसके पूरी स्थिति को हम स्पष्ट कर पाते हैं कि आखिर एक मोमबत्ती किस प्रकार जलती है और उसमें जो ज्वाला होती है वो कैसे होती है। तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक हम मोमबत्ती बनाएं, यानी एक मोमबत्ती को अगर हम बनाने चले तो हम देखते हैं कि कैसे मोमबत्ती जलती है। एक मोमबत्ती है, मान लेते हैं ये यहां से यहां, 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 फिर ये एक मोमबत्ती की स्थिति हम देख पा रहे हैं और ये चीज, यानी इस मोमबत्ती में हमें जो ज्वाला देखने को मिलते हैं, इस मोमबत्ती में 3 प्रकार की ज्वाला होती है। ये याद रखेंगे, मोमबत्ती का सूत्र है C25H52। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पेंटाकोशेन। मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाकोशेन। इसका सूत्र क्या है, C25H52। इस मोमबत्ती की ज्वाला को देखें तो इसका जो सबसे ऊपरी ज्वाला होता है, ऊपरी भाग होता है, इसे कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। इस ज्वाला का जो भाग होता है सबसे ऊपर वाला, उसे प्रकाशहीन मंडल कहते हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस जोन। जो बीच वाला उसके ठीक नीचे का दिख रहा है उसे हम कहते हैं प्रकाशमान मंडल, यानी इसे कहते हैं ल्यूमिनस जोन। और जो सबसे बीच का भाग होता है वो होता है हमारा सेंट्रल जोन, यानी सेंट्रल जोन। इसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। इस ज्वाला में जब हम देखते हैं तो प्रकाशहीन मंडल यह होता है सबसे गर्म, जो सबसे ऊपर है, यानी हम यहां चर्चा कर दें नॉन ल्यूमिनस ज्वाला का जो सबसे ऊपरी भाग मोमबत्ती का होता है यह सबसे गर्म होता है। पहली बात इसकी विशेषता है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ईंधन पूर्ण दहन यानी ईंधन पूर्ण रूप से उसमें जल जाता है। इसका जो रंग होता है वह नीला होता है। ये किसका, प्रकाशहीन मंडल का सबसे गर्म होता है, ईंधन पूर्ण दहन होता है, रंग नीला। ल्यूमिनस यानी प्रकाशमान मंडल की हम चर्चा करें ल्यूमिनस जोन की, तो यह जो होता है ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ज्वाला का सबसे बड़ा भाग ये बीच वाला भाग होता है, जिसे हम ल्यूमिनस जोन प्रकाशमान मंडल के नाम से जानते हैं। और इसमें ईंधन का अपूर्ण दहन, यानी कि ईंधन पूरी तरीके से इसमें नहीं जलती है। और जब हम चर्चा करें सेंट्रल जोन की, तो इस सेंट्रल जोन में अगर हम माचिस की तीली भी ले जाएं तो भी वह नहीं जलेगा, यानी यह अदहन का क्षेत्र होता है। आपसे पूछा जाएगा मोमबत्ती के किस भाग में जलन की क्रिया, दहन की क्रिया नहीं होती है, तो दहन की क्रिया सेंट्रल जोन में नहीं हो पाती है। वहां अगर माचिस की तीली भी ले जाएं तो वह नहीं जल पाती है। C25H52 ये पेंटाकोशेन मोमबत्ती का सूत्र होता है और इसके 3 ज्वाला हैं, प्रकाशहीन,
प्रकाशमान और मध्यमंडल। इसकी चर्चा किए। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो दहन में सहायक एक और फ्यूल का, ईंधन का, जो बड़ा ही कॉमन है और सभी घरों में इसका यूज किया जाता है भोजन पकाने के रूप में। वो क्या है? उसका नाम है एलपीजी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग को याद भी करना है, क्योंकि हमेशा ये कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। भोजन पकाने में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन क्या है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। कहीं कहीं आपको सीधे लिख देगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कहीं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कहीं लिक्विफिकेशन पेट्रोलियम गैस, कहीं नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है लिक्विफाइड, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, इसका स्पेलिंग के साथ आप याद करेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक कहने का मतलब है इसमें मुख्य चीज क्या होती है जिससे एलपीजी का निर्माण होता है, ये जलने में सहायक होता है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे, ब्यूटेन। इसे हम लोग C4H10 के नाम से जानते हैं। ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C4H10। ब्यूटेन के साथ ही साथ इसमें और की क्या चीज जुड़े होते हैं? तो प्रोपेन C3H8, और इसके साथ और क्या इसमें ऐड होते हैं? तो एथेन C2H6। यानी एलपीजी का निर्माण होता है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? ब्यूटेन की। इसीलिए कहा जाता है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो वो है ब्यूटेन। अगली चर्चा, एलपीजी गंधहीन होता है, पता नहीं चलता है कि इसमें गंध है या नहीं, तो लीक होगी और कम ज्वलनताप होने की वजह से जल्दी आग पकड़ लेगी, तो इससे जान माल को क्षति है। इससे बचाव के लिए इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, गंध युक्त पदार्थ। उस गंध युक्त पदार्थ का क्या नाम है? तो उसका नाम है एथिल मरकैप्टन। यह याद रखना है। एथिल मरकैप्टन गैस सिलेंडर में डाला जाता है ताकि उसके रिसाव का हमें पता लग सके। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5SH। दैट्स इट। ये टोटल आपके फर्स्ट चैप्टर के फुल एंड फाइनल सारांश है। एक चीज जो शायद हम पीछे मिस कर पा रहे हैं वो हम चर्चा कर दें, क्योंकि 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछी जाती है। वो है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए एक नियम बनाई गई है। तो वह नियम क्या है? तो याद रखना है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे हम लोग अनुमान विधि के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो हिट एंड ट्रायल मेथड इंग्लिश में रहेगा, या हिंदी में अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। और इसके बनने के दौरान इसमें जो इसके परमाणु द्रव्यमान होते हैं या परमाणु होते हैं वह क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं, यानी उनका नाश नहीं होता, वो खत्म नहीं हो पाते। That's it। ये टोटल टॉपिक्स आप इसे पॉज करके देखिए, हमारी टोन पर ध्यान दें। जहां समझ में नहीं आए आप इसे बार बार सुनने की कोशिश करें। ये फुल एंड फाइनल चैप्टर है, आप इसे देखें, समझें और फिर एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।